फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड आजमगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। इसके पहले हमने लोगों ने कोशिका के अंतर्गत कोशिका भित्ति का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग हैं, और आज जो अध्ययन करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है इसके और भी कई नाम हैं, तो आप लोग पहले इसके नाम को समझिए। कोशिका झिल्ली को और किन किन नामों से जानते हैं। कोशिका झिल्ली का अन्य नाम भी है, इसको हम इंग्लिश में बात करें सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, इसे हम प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। इसका और भी नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। बायो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये जो है कोशिका झिल्ली के नाम है। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, और इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और इसे ही जैव मेम्ब्रेन कहते हैं। जैव मेम्ब्रेन मतलब जैविक झिल्ली, हम लिखते रहे। जैव मेम्ब्रेन का मतलब होता है जैविक झिल्ली। तो ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के ये सब नाम है। अगर इसमें से कोई भी नाम आपको मिल जाए तो इसका मतलब समझिएगा कोशिका झिल्ली की बात हो रही है। ये सभी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज के कई नाम हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में, इसकी हिंदी होती है कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा लेमा, इसकी हिंदी भी होती है प्लाज्मा लेमा। इसके अलावा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली। और बायो मेम्ब्रेन इसकी झिल्ली होती है, इसकी हिंदी होती है जैविक झिल्ली। तो ये क्या होती है? जो कोशिकाएं होती हैं, जो पौधों की कोशिका होती है, ये पौधों की कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। पौधों की कोशिका जो सबसे बाहर होती है सेल वाल, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल वाल के अंदर पाई जाती है ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ये वाली। ये चारों तरफ जो है अंदर वाली जो है यही क्या है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेल वाल के नीचे पाई जाती है, यानी सेकेंड लेयर होती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है, ये एनिमल सेल है यानी जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाई जाती है। जब जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें सबसे बाहरी कवरिंग बनाती है, यानी सबसे बाहर की तरफ जंतु कोशिका में जो होती है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतुओं की कोशिका में भी पाई जाती है, पौधों की कोशिका में भी पाई जाती है। इसके साथ साथ ही ये कवकों में भी पाई जाती है, और जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गा, इन सब में क्या होती है? ये पाई जाती है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, कवकों की कोशिकाओं में, तब जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं सब में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगर हम बात करें सेल वाल की यानी कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति जो थी ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जा रही थी, बाकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में तथा इसके साथ साथ पौधों की कोशिका में पाई जा रही थी। लेकिन एक जीव ऐसा है जिसमें ये नहीं पाई जाती, यानी जो वायरस होते हैं, वायरस यानी विषाणु, विषाणु में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है विषाणुओं में अब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो विषाणु होता है उसकी ये विषाणु एक कोशिका का फिगर है या विषाणु का फिगर, जिसमें सिर्फ दो ही चीज पाई जाती हैं। जो अंदर की तरफ होता है इसे न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है, और बाहर जो कवरिंग होती है ये प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो विषाणु में ये नहीं पाई जा रही है। जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें दो ही चीजें सिर्फ, ये जो अंदर की तरफ है न्यूक्लियर मटेरियल है, या तो डीएनए हुआ या तो आरएनए, और इसके बाहर जो कवरिंग है ये चारों तरफ से ये जो है ये प्रोटीन की होती है। तो एक ही ऐसा जीव है जिसमें ये नहीं पाई जाती है कोशिका झिल्ली। क्या है? ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है
कि जो कोशिका झिल्ली होती है यानी सेल मेम्ब्रेन किस में नहीं पाई जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है विषाणु में अब्सेंट होती है। इसके अलावा जितने भी जीव हैं सब में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब बात करें सेल मेम्ब्रेन का नाम ये है, सेल मेम्ब्रेन का जो नाम दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था नाइगेली। इन्होंने इसका नाम सेल मेम्ब्रेन रखा था। सेल मेम्ब्रेन इसका नाम यानी कोशिका झिल्ली सर्वप्रथम इसका नाम किसने दिया था, नाइगेली, एक साइंटिस्ट है नाइगेली, उन्होंने सबसे पहले कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा। और अगर बात करें प्लाज्मा लेमा की, तो प्लाज्मा लेमा जो है इसको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा के नाम से जानने वाले जो वैज्ञानिक हैं, यानी प्लाज्मा लेमा टर्म जो सबसे पहले दिया था प्लोअर थे, प्लोअर नामक साइंटिस्ट थे, प्लोअर। तो इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्लाज्मा लेमा कहा। तो दो बातें एग्जाम में काफी बार ये तो पूछा गया है ये एग्जाम में कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसको प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया, या टर्म प्लाज्मा लेमा किसने दिया। तो प्लाज्मा लेमा शब्द जो है एक साइंटिस्ट है प्लोअर, प्लोअर ने कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा के नाम से बताया, उन्होंने कहा इसे प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली जो होती है सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसे कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। यानी जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका में कौन कौन से पदार्थ मतलब जाएंगे या कौन कौन से नहीं जाएंगे उनको यही नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे द्वारपाल कहता है। जो काम द्वारपाल करता है वही काम कोशिकाओं में कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है, नियंत्रित करती है कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर जाएंगे यानी साइटोप्लाज्म में जाएंगे और कौन से पदार्थ नहीं जाएंगे। यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उत्सर्जी पदार्थ उनको कोशिका के अंदर जाने से रोकती है और जिन पदार्थों की कोशिका में आवश्यकता होती है उनको जाने देती है, इसीलिए इसे कोशिका का द्वारपाल कहा गया है। अगर इसकी आगे बात करें कोशिका का द्वारपाल कहा गया है। इसकी अगर हम बात करें जो ये होती है, हम इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि जो सेल वॉल होती है जो कोशिका के पौधों की कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है सेल वॉल, ये सेल वॉल जो होती है ये निर्जीव होती है, जबकि जो कोशिका भित्ति ये होती है कोशिका झिल्ली होती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका झिल्ली, ये सजीव होती है, ये निर्जीव नहीं होती। निर्जीव सिर्फ क्या होता है सेल वॉल होती है, जबकि सजीव क्या होता है कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सजीव होती है, हम लिख दे रहे हैं सजीव होती है। ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है सजीव होती है, और कोशिका झिल्ली जो होती है सेल वॉल की तुलना में काफी पतली होती है, यानी इसे हम लिखते हैं पतली, काफी पतली होती है। यहाँ देखिए ये जो दिख रही है ये वाली चारों तरफ ये पतली है इसकी अपेक्षा, ये हार्ड है और मोटी है, ये पतली है और लचीली है, और पतली के साथ साथ क्या होती है लचीली, लचीली। तो ये कोशिका भित्ति के बारे में दो तीन बातें कहा जा सकता है। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति होती है काफी मोटी और हार्ड होती है, जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है काफी पतली होती है, लचीली होती है और सेलेक्टिव परमिएबल अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य जिसे हम सेमी परमिएबल कहते हैं, सेमी परमिएबल। जो कोशिका झिल्ली होती है पतली होती है काफी लचीली होती है, अर्धपारगम्य जिसे हम सेमी परमिएबल, इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसे सेलेक्टिव परमिएबल भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल। यानी चयनात्मक पारगम्य। अब ये अर्धपारगम्य क्या होता है, ऐसी झिल्ली जो अपने अंदर से
कुछ पदार्थों को तो जाने देगी, लेकिन कुछ पदार्थों को रोकती है। उसे सेमी परमेबल मान अर्ध पारगम्य, आधे पदार्थों के लिए है, उसके लिए जो जरूरी पदार्थ उसके लिए पारगम्य होती है, तो अन्य पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं होती है, उसको रोक कर रखती है, उसे सेमी परमेबल कहते हैं। और सेलेक्टिव परमेबल भी वही होता है। इसे सेलेक्टिव यानी सेलेक्ट करके चुन चुन के कुछ लोगों को भेजती है, जिनकी कोशिका की आवश्यकता होती है उसे अंदर जाने देती है। जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं या उत्सर्जी होते हैं उन्हें कोशिका के अंदर जाने से रोकती, इसलिए इसे सेलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं। ये दो तीन बातें काफी इंपॉर्टेंट इसमें है कि जो कोशिका झिल्ली होती है एक पतली होती है, लचीली होती है, अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल, इसे ही क्या कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल भी। इसे सेमी परमिएबल को सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। और कोशिका झिल्ली जो होती है सजीव होती है। इसके पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो बाहर वाली होती है ये निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है जो इसके अंदर होती है वे क्या होती है सजीव होती है। इसके अलावा अगर और बात किया जाए तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है, लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड्स और किसकी प्रोटीन। लाइपो मतलब होता है लिपिड्स और प्रोटीन। जो कोशिका झिल्ली होती है ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक लिपिड्स होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। तो इसीलिए ये कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं, ये लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। और इसके आगे हम लोग बात किया जाए इसके संगठन की। कोशिका झिल्ली का जो संगठन होता है यानी केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, हिंदी की बात करें तो रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन। इसका रासायनिक संगठन क्या होता है यानी किससे किससे मिलकर बनी होती है उसकी बात करें तो इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें जो प्रोटीन होती है 58 से 60% होती है। 58 से 60%। लिपिड्स जो होती है 40%। इसके अलावा कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 3% या 1 से 2% होते हैं, 2 से 3% पाए जाते हैं। तो ये इसका रासायनिक संगठन हुआ। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है मुख्य रूप से इन्हीं तीनों से मिलकर बनी होती है। यानी जो इसका रासायनिक संगठन होता है कोशिका झिल्ली का, इसमें जो प्रोटीन होती है 58 से 60% पाई जाती है और इसके अंदर जो लिपिड्स होती है 40% पाई जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी 2 से 3% इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ मॉडल की, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझाने के लिए कोशिका झिल्ली कैसी होती है इसको बताने के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं। तो उन मॉडल की हम बात कर लेते हैं। मॉडल तो पहला मॉडल जो सबसे पहले दिया गया था कोशिका झिल्ली के बारे में, इसको बताने के लिए कोशिका झिल्ली क्या होती है उसे हम सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। जो सैंडविच मॉडल है इसको जिन वैज्ञानिकों ने दिया था उनका नाम है, एक तो थे डेनियल और डाशन, डेनियल और एक साइंटिस्ट है डाशन एंड डाशन, डेनियल और डाशन।
इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए एक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है सैंडविच की तरह होती है, इसलिए इस मॉडल को क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल। यानी सैंडविच मॉडल में मेन क्या था कि जो इसमें प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन दोनों तरफ प्रोटीन होती है और बीच में क्या होता है, लिपिड्स होती है। ये बीच में जो ब्लैक ब्लैक बना हुआ है ये लिपिड्स की लेयर है और ये दोनों प्रोटीन की। जैसे सैंडविच होता है दोनों साइड से और बीच में उसमें भरा रहता है, वही जो लिपिड्स होती है बीच में और दोनों साइड से जो होती है, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और बीच में क्या होती है, लिपिड्स। तो ये सैंडविच मॉडल में बताया गया था। ये कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे प्राचीन मॉडल है सैंडविच मॉडल। दो वैज्ञानिकों ने इसको दिया था, एक का नाम था डेनियल और दूसरे का नाम था डाशन। तो ये मॉडल उतना मान्य नहीं हुआ। इसके बाद एक और मॉडल आया, कोशिका झिल्ली से संबंधित एक दूसरा मॉडल आया जिसको हम लोग कहते हैं इकाई झिल्ली, इकाई झिल्ली संकल्पना, इकाई झिल्ली संकल्पना। इसको जिन साइंटिस्टों ने दिया था उनका नाम था डेविड रॉबर्टसन, डेविड रॉबर्टसन। इकाई झिल्ली मॉडल को डेविड रॉबर्टसन ने दिया था 1959 ईस्वी में। ईस्वी में डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो इकाई झिल्ली संकल्पना है, इसमें उन्होंने बताया था कि जो ये कोशिका झिल्ली होती है इसकी जो मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इकाई झिल्ली की जो मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है और इकाई झिल्ली में दोनों तरफ प्रोटीन होती है, दोनों साइड ये प्रोटीन है, दोनों साइड प्रोटीन होती है और बीच में लिपिड्स की बाई लेयर होती है, दो लेयर, लिपिड्स बाई लेयर बीच में होती है, ये लिपिड्स की बाई लेयर है, बाई लेयर, लिपिड्स की बाई लेयर होती है और बीच में दोनों लिपिड्स की बाई लेयर और किनारे किनारे पर क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये थियरी, ये सिद्धांत और ये मॉडल किसने दिया था, डेविड रॉबर्टसन। एक ही साइंटिस्ट है, उनका पूरा नाम है डेविड रॉबर्टसन और ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर सैंडविच मॉडल दिया था, डेनियल और डाशन ने। इसके बाद तीसरा जो मॉडल है, जो अत्याधुनिक मॉडल है, जिसको सभी लोग मानते हैं, जो सर्वमान्य मॉडल है कोशिका झिल्ली से संबंधित, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे हिंदी में यही कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक। इसको देने वाले साइंटिस्ट दो लोगों ने मिलकर इसको दिया था। ये सबसे आधुनिक है और यही सर्वमान्य है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने इसे दिया था, सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्टों ने इसे दिया था, सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही अत्याधुनिक मॉडल है और यही सर्वमान्य है। इसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 ईस्वी में। इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि जो लिपिड्स की बाइलेयर होती है बीच में और दोनों साइड जो होती हैं प्रोटीन होती है। प्रोटीन दो टाइप की होती हैं, एक इंट्रिंसिक होती है और दूसरी एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं लिपिड्स बाइलेयर के बीच में धंसी रहती हैं और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं ये लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड बाहर की तरफ निकली रहती हैं। तो ये मॉडल जिन्होंने दिया था उनका नाम है सिंगर और निकोलसन। एक बार इस मॉडल के बारे में फिर से समझ लीजिए। ये सबसे अत्याधुनिक मॉडल है और यही सर्वमान्य मॉडल है। प्लाज्मा झिल्ली की या कोशिका झिल्ली कौन सा मॉडल सर्वमान्य है तो वही बता देगा सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
या तरल कोशिकीय सिद्धांत जो है, इसे हम तरल कहते हैं, तरल कोशिकीय सिद्धांत का जो प्रस्तुत किया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में। इन्होंने बताया था कि लिपिड्स की बाइलेयर होती है, दो लेयर जो लिपिड्स की होती है, बाइलेयर मतलब दो लेयर बीच में होती है और उसके दोनों तरफ प्रोटीन होती है। कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है और कुछ इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाली, जो लिपिड्स बाइलेयर के बाहर जो होती है उसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और एक होती है इंट्रिंसिक। और बीच में लिपिड्स की बाइलेयर होती है। बीच में जो एक्सट्रिंसिक होती है, एक्स माने होता है बाहर, ये लिपिड्स बाइलेयर की जो बाहर होती है, एक्स माने होता है बाहर, जो प्रोटीन लिपिड्स बाइलेयर के बाहर होती है उसे एक्सट्रिंसिक, और जो प्रोटीन लिपिड्स बाइलेयर में धंसी होती है यानी लिपिड्स के बीच बीच में धंसी होती है उसे इंट्रिंसिक, इन माने अंदर, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये सिद्धांत दिया था सिंगर और निकोलसन ने, और यही सिद्धांत जो है सर्वमान्य। अब अगर हम बात कर लें कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या क्या होता है, ये तो इसकी मॉडल हो गए, संरचना की खोज किसने की थी। अब इसके हम कार्य के बारे में अगर बात करें, कोशिका झिल्ली के कार्य, फंक्शन। तो कोशिका झिल्ली के कई कार्य हैं, यानी कोशिका झिल्ली कई कार्य करती है। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्य है पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, आवागमन का नियंत्रण, ये सबसे मेन इसका कार्य है कोशिका झिल्ली का। यानी पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण का मतलब क्या है, जो भी पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं उनका ये सेलेक्टिव परमिएबल उनके लिए होती है, यानी उनके लिए चयनात्मक पारगम्य होती है। तो जो पदार्थ कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं सिर्फ उन्हीं को जाने देती है, और जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें कोशिका के अंदर जाने से ये रोकती है। इस प्रकार ये क्या करती है, पदार्थों के आवागमन आने जाने का क्या करती है, नियंत्रण करती है, यानी कंट्रोल करती है। अब इसका दूसरा कार्य के बारे में बात करें तो ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जो अंदर पाया जा रहा है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। या तो इसका जो आकार प्रदान करती है, शेप प्रकार प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली। ये भी जो है इस साइटोप्लाज्म, इसका भी जो आकार है यानी शेप, वो प्रदान करने का काम कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य को शेप प्रकार कर, यानी आकार प्रदान करती है। हम लिखते हैं कोशिका द्रव्य को आकार प्रदान करने का कार्य करती है, आकार प्रदान करने का कार्य करती है, आकार प्रदान करती है। तीसरा कार्य इसका जो होता है ये सुरक्षा करती है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों की। कोशिका के अंदर इसके अगर हमने फिगर में बनाया नहीं है, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, हरित लवक हुआ, लाइसोसोम, राइबोसोम, सबकी के अंदर सबकी ये क्या करती है, सुरक्षा कार्य करती है, सबको बचाती है बाहरी आघातों से। तो ये सुरक्षा काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। ये इसका तीसरा कार्य हुआ। और इसके जो कार्य हैं ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा बैलेंस करती है, कोशिका को बाहर से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका बैलेंस करती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन यानी विसरण और परासरण के द्वारा। और इसके अलावा और भी बात करें तो ये दो कार्य और भी करती है जिसे हम पिनोसाइटोसिस, साइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, ये दोनों काम भी कौन करता है, कोशिका झिल्ली। अभी पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस मतलब जो तरल पदार्थों की अंतर्ग्रहण होती है, तरल पदार्थों की, तरल पदार्थ द्रव जो पदार्थ होते हैं उनका अंतर्ग्रहण अगर कोशिका झिल्ली करती है, तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण करती है तो उन्हें हम पिनोसाइटोसिस करते हैं।
अगर ये ठोस और बड़े पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है तो उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अंदर ग्रहण मतलब अपने अंदर लेना। यहाँ मान लीजिए ठोस पदार्थ है तो ये कोशिका ऐसे चारों तरफ से घेर लेगी और ये डिजॉल्व हो जाएगा, गल जाएगा, यानी अपने अंदर ले ली, अंतर ग्रहण कर ली। अगर ठोस पदार्थ है तो इसे अंतर ग्रहण करेगी तो इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठोस या लिख दे रहे हैं ठोस पदार्थों का अंतर ग्रहण, ठोस पदार्थों का अंतर ग्रहण, अंतर ग्रहण। और ये तरल पदार्थों का अंतर ग्रहण, तरल पदार्थों का अंतर ग्रहण। अगर कोशिका तरल पदार्थों को अपने अंदर लेती है, ये कोशिका झिल्ली जो होती है तरल पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करती है यानी अंतर ग्रहण करती है, उसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। अगर ये ठोस पदार्थों को अपने अंदर इस प्रकार से जो हम बताएं अभी इसके आधार पे ग्रहण करती है, अपने अंदर समाहित करती है, खाती है, तो उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये आज रहा पूरी कोशिका झिल्ली के बारे में। कल हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका द्रव के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।